जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? ठीक है, मस्त हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए ले आए हैं टॉपिक संसद। और संसद टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस टॉपिक से प्रश्न हर टॉपिक से भी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, इससे प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे। तो आज हम अपना बिना समय गंवाए संसद को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यही से बन जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं या संसद किन अंगों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। तो संसद हमारी 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है राज्यसभा, नंबर 2 होता है लोकसभा और नंबर ये राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। संसद हमारे 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति, यानी ये 3 अंग हमारे संसद के होते हैं। तो हम इसको एक बेहतरीन ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हमारी बेहतरीन एक ट्रिक है सरला। सा से हो जाएगा संसद और हमारा रा से हो जाएगा राज्यसभा और ला से हो जाएगा लोकसभा। और दोस्तों राष्ट्रपति हमारा 52 से 61 तक दिया गया है। तो सा से हो जाएगा संसद, जो कि आर्टिकल हमारा 79 में दिया गया है। और रा से हो जाएगा राज्यसभा, जो कि हमारा आर्टिकल 80 में दिया गया है। ला से हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, जो कि हमारा आर्टिकल 81 में दिया गया है। और राष्ट्रपति 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं, हम सभी के सभी आर्टिकल ट्रिक से पढ़ेंगे। और हमारी सबसे अच्छी और सुंदर ट्रिक है पका चुनरी का पुनर्योग। दोस्तों ये हमारी ट्रिक है, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ, महाभियोग। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा पा से का क्या होगा, का से क्या होगा और चुनरी से क्या बनेगा। इसको हम एक एक करके डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। पा से हो जाएगा हमारा पद जो कि आर्टिकल 52 में दिया गया है। फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये दोस्तों आर्टिकल हमारा 53 में दिया गया है। फिर है चुनरी। चुनरी से हम इतना चुन इसका ले लेंगे जो कि चुनाव से संबंधित है। चुनरी मतलब चुनाव। चुनाव हमारा आर्टिकल दिया गया है 54 में। फिर दोस्तों हमारा रा दिया गया है। रा का मतलब होता है रीत, यानी चुनाव जो होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस रीत से होता है। तो दोस्तों वो हमारा आर्टिकल दिया गया है 55 में, यानी कि 55 में। फिर दोस्तों का हो जाएगा, का से मतलब होता है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, जो कि वो हमारा दिया गया है 56 में। फिर दोस्तों लिखा है पुनर का मतलब है पुनः चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव जो दोबारा होते हैं वो दिया गया है 57 में। और योग से दोस्तों हमारा हो जाएगा योग्यता, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, ये हमारा आ जाएगा 58 में। फिर दोस्तों आगे दिया गया है शर्तें का मतलब राष्ट्रपति बनने की शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें होगी क्या नहीं होंगी उसके बारे में आर्टिकल हमारा 59 में दिया गया है। फिर है शपथ में दोस्तों दिया गया राष्ट्रपति जब बन जाता है तो उसको शपथ दिलाता, कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों बताइए। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अपना भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा दिया गया है 60 में, यानी कि 60 में दिया गया है। ये हमारी बेहतरीन टिक है, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ, महाभियोग। यानी पा से हो जाएगा पद जो आर्टिकल 52 में दिया गया है। का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रमुख, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जो कि हमारा दिया गया है
आर्टिकल 53 में यानी 53 में। फिर रा से हो जाएगा, फिर हो जाएगा चुन, चुन से हो जाएगा चुनरी, चुनाव, चुनाव का मतलब 54 में दिया गया है। फिर रीत, राष्ट्रपति का चुनाव किस रीत से होगा, वो 55 में दिया गया है, यानी कि पूरा ब्यौरा 55 में दिया गया है चुनाव से संबंधित। फिर है का से हो जाएगा कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में दिया गया है। पुनः से हो जाएगा हमारा पुनः चुनाव, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो वो हमारा 57 में दिया गया उसके बारे में। फिर योग, योग से हो जाएगा योग्यता 58 में दिया गया, शर्तें 59 में दी गई है। और फिर आ जाएगा हमारा शपथ, शपथ दी गया है 60 में यानी 60 में। इसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं हमारा ये लिखा है देखो महाभियोग, जो कि हमारा 61 में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों, 61 में यानी 61 में दिया गया है। अब इसको हम दोस्तों आगे देखते, पूरा हमने डिटेल में लिख रखा है, टिक को हमने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे पा से पद हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों का से हमने जैसे लिखा था पका चुनरी का पुनर्योग, तो या उसमें का आता है, का आ जाएगा हमारा 53, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जैसा कि हमने आगे भी आपको बताया था। फिर है चुन से चुनाव, यानी राष्ट्रपति का चुनाव 54 में दिया गया है। फिर इसको हम आगे देखते हैं। जैसे रीति, राष्ट्रपति की चुनाव की रीति किस आधार पर किस तरह चुनाव होगा, वो हमारा आर्टिकल 55 में दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, पता है, बता सकते हैं आप लोग? तो दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। फिर दिया गया है 56 में, आर्टिकल हमारा 56 है, जिसमें दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसी तरह दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हमारा लिखा है पुनः, यानी आर्टिकल 57 दोबारा चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोबारा किस आधार पर होता है, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है, या तो वो अपना त्याग पत्र देगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उसके लिए दोबारा चुनाव किए जाते हैं। तो उसका जो आधार होता है, उसका जो ब्यौरा होता है, वो किस तरह चुनाव होगा, वो हमारा आर्टिकल 57 में दिया गया है। फिर है योग्यता, जो कि हमारा आर्टिकल 58 में है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हमारा दिया गया है आर्टिकल 59 शर्तें, राष्ट्रपति बनने हेतु शर्तें क्या क्या होंगी, उसके बारे में दिया गया है 59 में। इसके बाद दोस्तों हमारा रहता है शपथ, जो कि आर्टिकल 60 में दिया गया है। फिर हमारा आता है महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में दिया गया है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों कुछ आगे भी महत्वपूर्ण आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आर्टिकल इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। जैसे ये दिया गया है, राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। सीधे सीधे यहीं से प्रश्न छप जाता है कि राष्ट्रपति का क्षमा दान करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा ये आर्टिकल 52 में है। कौन सा आर्टिकल 52 में। फिर यहीं से एक एडिटिव सवाल पूछ लिया जाता है, यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना 1, 2, 3 यानी 123 में दी गई है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में दी गई। दोस्तों ये आर्टिकल जरूर याद रखना आप लोग। चलो दोस्तों आगे देखते हैं।
फिर एक ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इसमें, इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सलाह करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। राष्ट्रपति की सलाह करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा आर्टिकल 143 है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, कौन है? ऑप्शन 1 में दिया गया है जाकिर हुसैन, और ऑप्शन दूसरा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसमें? जाकिर हुसैन होगा पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, तीसरा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता दें आपको, इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन दोस्तों ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों ये ध्यान रखना, चूंकि कभी ये पूछ लेता है जाकिर हुसैन के बारे में और कभी पूछ लेता है फखरुद्दीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जाकिर हुसैन की भी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी और फखरुद्दीन की भी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किन आधारों पर लगाया जाता है? बताइए दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आप लोग याद जरूर रखना है। प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किन आधारों पर लगाया जाता है? नंबर 1 है कदाचार तथा असमता के आधार पर, नंबर 2 है संविधान का उल्लंघन पर, नंबर 3 है विवादित बयान पर, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पर। और दोस्तों ये जो कदाचार तथा असमता वाला है ऑप्शन, ये हमारा हो जाता है मुख्य न्यायाधीश पर, इसके आधार पर लगाया जाता है चुनाव, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इस आधार पर लगाया जाता है। कदाचार तथा असमता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के महाभियोग से संबंधित है। और दोस्तों एक बात और हम बता दें, जो संविधान का उल्लंघन है, यह हमारे संविधान में इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, यानी इसको डिफाइन नहीं किया गया। संविधान का उल्लंघन शब्द हमारे संविधान में इसकी कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है धन विधेयक की पूर्व अनुमति देना, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। आगे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है संसद के सत्रावसान में अध्यादेश जारी करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है धन विधेयक की पूर्व अनुमति देना। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक की पूर्व अनुमति देता है? तो बोलोगे जी हाँ। तो ये अब हमको ढूंढना है राष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य कथन ढूंढना, कौन सा कथन असत्य है। तो ये तो सत्य है कथन कि धन विधेयक की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति देता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है संसद के सत्रावसान
में अध्यादेश जारी करना। दोस्तों ये भी हमारा कथन सही है, तो हमारा सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा, क्योंकि हमें असत्य कथन ढूंढना था और ये सभी सत्य कथन है। संसद के 17 साल में अध्यादेश जारी करना। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको हम बता दें, जो ये अध्यादेश है ये क्या चीज़ होता है। दोस्तों जब कभी देश में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है और हमारा जो संसद का सदन है नहीं चल रहा होता है और हमें किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और ये अध्यादेश तब तक रहता है जब तक संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाइयाँ स्टार्ट ना हो, यानी चालू ना हो। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जब किसी आपात स्थिति में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है और संसद नहीं चल रहा होता है, तब हमें अध्यादेश लाना होता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश संसद जब चालू हो जाता है उसके केवल 42 दिन तक ही रहता है, इसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसद फिर अपना कानून बना लेती है। तो दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित समय सीमा क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 42 दिन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 30 दिन के भीतर, चौथा ऑप्शन है 40 दिन से पहले, 70 दिन से पहले, 70 दिन से पहले, और चौथा ऑप्शन है हमारा 6 माह। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन होगा 30 दिन के भीतर। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी विवाद होते हैं या राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होती तो उसके संबंध में, शिकायत करने के संबंध में 30 दिनों के भीतर हमको शिकायत करना होता है। अगर 30 दिन के बाद होता है तो वो शिकायत मान्य नहीं होती है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण होता है। दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है, बता सकते हैं? बताइए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है संसद द्वारा और दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा। आगे भी हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन तीसरा है लोकसभा द्वारा और ऑप्शन चौथा है विधानमंडल से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा सही होगा संसद द्वारा। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण संसद करता है। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न हम पूछ ले कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है किसकी संचित निधि के द्वारा दिया जाता है? राज्यसभा की संचित निधि द्वारा या लोकसभा, या लोकसभा के संचित निधि द्वारा, या संसद की संचित निधि द्वारा, केंद्र की संचित निधि द्वारा, दोस्तों। तो हमारा ये होगा केंद्र की संचित निधि द्वारा। ये भी दोस्तों ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक होने आवश्यक हैं? यानी कि आपके समर्थन में कितने लोग होने चाहिए तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। बताइए दोस्तों कितने होने चाहिए? फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन हेतु न्यूनतम कितने प्रस्तावक होने चाहिए या होने आवश्यक हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 50। यानी कि अगर 50 आपके समर्थन में सदस्य नहीं है तो आप चुनाव राष्ट्रपति का नहीं लड़ सकते। 50 तो होना ही होना चाहिए समर्थन में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं।
तो दोस्तों हमारा राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमने आपको इस टॉपिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमको भी ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिले। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।